नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सियासी माहौल आज भी बेहद गर्म रहा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन के, सरकार के और केंद्रीय आला कमान से जो बड़े नेता आए उनकी बैठकों का दौर चला और फीडबैक लिया गया सरकार के कामकाज को लेकर। अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर सरकार और संगठन पर बहुत कोई बड़ी सर्जरी होने की तैयारी है, क्योंकि आला कमान को जो फीडबैक मिला है वो इस बात को बताता है कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में कोई बड़ी सर्जरी नहीं की गई, बड़े कदम नहीं उठाए गए तो मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ सकता है 2022 के विधानसभा चुनाव में। इसमें पंचायत चुनाव के जो नतीजे रहे उनको लेकर और कोरोना महामारी के बाद जो हालात बने उनको लेकर और जो तमाम विपक्षी राजनीतिक दल हैं उनकी क्या सियासी गणित है, इसके अलावा भी बहुत सारे मसलों को लेकर चर्चा हुई है। और आज पिछले 2 दिन से चल रही बैठक और उससे पहले जो संघ के बड़े नेता आए थे, आरएसएस के बड़े नेता आए थे, उन्होंने भी कुछ बैठकें बीजेपी और संघ के नेताओं के साथ की थी। और वो जो फीडबैक था, इसके अलावा पिछले 2 दिन ये जो बैठक हुई है इसमें बीजेपी के महासचिव संगठन बीएल संतोष और तमाम राज्य बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। और इसके बाद बहुत सारी बातें यहां से रिपोर्ट आला कमान के पास जाएगी और कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में बीजेपी उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार में आपको बदलाव बड़े देखने को मिलेंगे। मैं इस पर बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्येंद्र.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव 8 से 9 महीने बाद हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के नतीजों ने और उसके बाद बंगाल चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और पूरे संघ परिवार ने ताकत झोंकी और वहां के जो नतीजे रहे, तो और उसके बाद कोरोना महामारी की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश में जो हालात बने, उसके बाद बीजेपी और आरएसएस के अंदर प्रदेश में जो सियासी हालात हैं या संगठन की क्या स्थिति है उसको लेकर चिंता थी और इसको लेकर बैठकें भी हुई थी। संघ के भी बड़े नेता लखनऊ आए थे, तमाम लोगों से मिले थे और इसको लेकर सियासी माहौल गर्म रहा था। लेकिन माहौल तब ज्यादा गर्म और हुआ जब महासचिव संगठन बीजेपी बीएल संतोष, जो पूरे संगठन में एक पद होता है महासचिव संगठन, बीएल संतोष आए लखनऊ और उन्होंने राज्य बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, उनके साथ मिलकर संघ के भी नेताओं से और आज कई मंत्रियों से भी बातचीत की है। आज जो हुआ है वो मैं आपको बताऊं कि बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह ने बातचीत की है दिनेश शर्मा से, जो डिप्टी सीएम है प्रदेश में, और इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य से। इनसे अलग अलग बातचीत हुई है, 40-40 मिनट के लगभग बातचीत हुई है और पूरी तरह गोपनीय इसको रखा गया है। अकेले इनसे बातचीत की गई है और इस बातचीत में बताया गया है कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल, इनको भी इन बैठकों से बाहर रखा गया। इससे मैसेज ये साफ है कि पार्टी जो उप मुख्यमंत्री है उनकी राय भी जानना चाहती है कि 4.5 साल बाद अब जब चुनाव में, प्रदेश में चुनाव नजदीक है, तो उनका क्या फीडबैक है सरकार के पूरे कामकाज को लेकर। और जब उनसे अकेले में बातचीत होती है तो इसका मतलब साफ है कि पार्टी बहुत गंभीर है। केंद्रीय जो नेतृत्व तो है बीजेपी का, वो उत्तर प्रदेश को लेकर बेहद गंभीर है और यहां से जो वो छोटा फीडबैक सबसे ले रहा है, बड़े नेताओं से भी ले रहा है, सारे मसलों पर बात कर रहा है, वो सब बातें दिल्ली तक जाएंगी क्योंकि इनसे अकेले गोपनीय बातचीत हुई है। एक जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। माना जा रहा है कि उनको डिप्टी सीएम भी बनाए रखा जा सकता है और प्रदेश अध्यक्ष भी, या उनको यहां से हटाकर फिर से संगठन के काम में भेजा जा सकता है, क्योंकि 2017 का जो विधानसभा चुनाव था जिसके लिए अमित शाह जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने बहुत ताकत झोंकी थी और तब केशव प्रसाद मौर्य ने एक बहुत बड़ा रोल उत्तर प्रदेश में पार्टी की जीत के लिए निभाया था। कहा जाता है कि उनके दम पर पिछड़ों और अति पिछड़ों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में थोक के वोट डाले थे और पार्टी को एक बड़ी जीत मिली थी। और इस बार भी कहा जा रहा है कि अगर पार्टी को जीत हासिल करनी है तो केशव प्रसाद मौर्य को फिर से प्रदेश संगठन की कमान यहां पर दिए जाने की बहुत सारी चर्चा है। इसके अलावा आज जो एक और बड़ी बातचीत हुई है वो ये है कि विधायकों से
बातचीत होनी थी। बहुत सारे कहा जा रहा है कि विधायक अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उनसे बातचीत नहीं की गई। मैं आपको बता दूं, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में चाहे योगी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक हों, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार हों, कई विधायकों ने, कई बीजेपी के पदाधिकारियों ने बड़ी नाराजगी जाहिर की थी। उत्तर प्रदेश में बहराइच में, तो शायद बहराइच जिला है, जहां पर जिलाध्यक्ष के कार्यालय के बाहर कहीं ये मैसेज लगा दिया गया था कि हम आपकी मदद करने के लिए मैं सक्षम नहीं है। बाद में उसमें सफाई दी गई थी कि किसी और ने लगा दिया था, लेकिन इसको लेकर किरकिरी हुई थी और कई जगहों पर बीजेपी के नेताओं ने, विधायकों ने, पदाधिकारियों ने और सांसदों ने तक इस बात की शिकायत की थी कि हालात जो है वो ठीक नहीं है। अफसरशाही जो है वो उनको अफसर उनके फ़ोन नहीं उठाते और प्रदेश के अंदर लोग बेड के लिए, इलाज के लिए, ऑक्सीजन बेड्स के लिए, दवाओं के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं। तो इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश में माहौल गर्म रहा था। लेकिन ये आज जो जानकारी सामने आई है लखनऊ से कि विधायकों से अलग अलग फीडबैक नहीं लिया गया और इसको लेकर उनमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। अभी एक उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक हैं, उनके बेटे की पिछले महीने कोरोना से मौत हो गई थी अप्रैल में, और तब से अब तक 1 महीने तक उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई। तो ये भी जो दर्द है विधायकों का सामने आ रहा है और लोग समझ रहे हैं कि विधायक यहाँ पर बेबस हैं और कई विधायक इस बेबसी का इजहार भी कर चुके हैं। हालांकि आज ये बताया जा रहा है कि 12 मंत्रियों से आज चर्चा की गई है और इनसे पार्टी के जो संगठन महासचिव हैं और इसके अलावा राज्य में जो प्रभारी राधा मोहन सिंह है, इन्होंने हालात को जाना है, इनसे चर्चा की है। और अरविंद शर्मा जो मोदी के करीबी अफसर हैं, जिनके बारे में कई बार बताया जा चुका है, उनको कैबिनेट में शामिल किए जाने को लेकर भी कोई चर्चा है। अब देखना है कि संगठन में किस तरह के फेरबदल होते हैं, सरकार में जो कैबिनेट का विस्तार होना है वो किस तरह होना है, और इसके अलावा बहुत सारे आयोगों में, बहुत सारे कॉरपोरेशंस में पद खाली हैं, इन पदों को भरा जाना है। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनाव के नतीजों से इस बात का पता चला है कि जातीय समीकरणों को साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रदेश में पिछड़ा, अति पिछड़ा समुदाय, दलित समुदाय और माइनॉरिटी मुस्लिम विशेषकर, ये सारे लोग एकजुट हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो 2017 का विधानसभा चुनाव था वहां बहुत अच्छी सफलता मिली थी। तो ऐसे में इस बार जो पंचायत चुनाव के हालात हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन है या कोरोना के बाद जैसे हालात बने हैं, उन सब को लेकर पार्टी को बहुत कुछ सोचना समझना है। और कहा जा रहा है कि जो ओवरहॉलिंग होगी संगठन की, सरकार की, कई विभागों के मंत्रियों को बदला जाएगा, कई मंत्रियों को नए विभाग दिए जाएंगे, कई मंत्री हटाए जाएंगे, कई मंत्री रखे जाएंगे और संगठन में भी इसी तरीके से पूरा संगठन की ओवरहॉलिंग होगी। इसको पूरा एक नक्शा बदलने का काम किया जाएगा। एक फ्रेश टीम के साथ भी चुनाव में जाया जा सकता है। तो एक चुस्त दुरुस्त टीम दिखाने की तैयारी है, लेकिन पार्टी का ध्यान जातीय समीकरणों पर भी है, क्योंकि प्रदेश के अंदर जो लगातार जो सियासत है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी को जैसा 2017 का समर्थन था वैसा समर्थन उसे वापस रखने के लिए, क्योंकि 4 साढ़े 4 साल में हालात बहुत ज़्यादा बदले हैं। सीएए के खिलाफ बड़े आंदोलन प्रदेश के अंदर हुए हैं और जो हालात बदले हैं उनमें जो पंचायत चुनाव के नतीजे या जो गठबंधन है सपा प्लस आरएलडी का हो या भागीदारी संकल्प मोर्चा का हो, और भी जो छोटे मोटे दल हैं उनकी जो सियासत है उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी फैसले लेगी। जातीय समीकरणों के आधार पर संगठन में, सरकार में लोगों को नियुक्त करेगी। सारी जातियों को उनकी अच्छी हिस्सेदारी, भागीदारी देने की बात है और जो एक बड़ी सर्जरी होगी उसके बाद एक नई तस्वीर निकल कर आएगी और पता चलेगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी किस सियासी तैयारी के साथ उतरती है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।